मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे। अभी तो हम लोग आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रीतिकाल को पढ़ेंगे। अभी तक हमने भक्तिकाल जो पढ़ा है वह नगेंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन चारों पुस्तकों के भक्तिकाल से जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे सबको देख चुके हैं। आज हम लोग रीतिकाल में प्रवेश कर रहे हैं। रीतिकाल में प्रवेश करने से मैं आपको पहले बता दूं, इसमें भी हम सभी पुस्तकों के महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक के महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। समय को ध्यान में रखते हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मिशन जेआरएफ हिंदी, मिशन जेआरएफ हिंदी ये मेरा टेलीग्राम चैनल, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सब इसी नाम से है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ये ग्रुप में जहाँ टॉपिक बाय टॉपिक मिक्स क्यूज, सब तरह के क्यूज होते हैं और सभी प्रश्न जो होते हैं वो परीक्षा दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। अगर आप फिर भी आप हमसे नहीं जुड़ पाते हैं और जुड़ने का प्रयास करें तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7643007052। पुनः एक बार ध्यान से सुनेंगे, 7643007052। चलिए अब हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। रीतिकाल हमने नामकरण में देखा कि रीतिकाल को कई नामों से अवहित किया गया है। रीतिकाल किन्होंने कहा, किन्होंने श्रृंगार काल कहा, किन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा। सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से, सभी विद्वानों के अपने अपने मत के अनुसार उन्होंने नामकरण किया। लेकिन यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नामकरण किया है वह उत्तर मध्यकाल इन्होंने नामकरण किया है। क्या नाम दिया? उत्तर मध्यकाल। और रीतिकाल भी, इसको रीतिकाल तो कहा ही जाता है, आप लोग सभी जान रहे हैं। कुल इसमें 3 प्रकरण देखेंगे, प्रकरण 1, प्रकरण 2 और प्रकरण 3। प्रकरण 1 में हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, प्रकरण 2 में रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि को पढ़ेंगे और प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवि को पढ़ेंगे। हमने आपको जैसे पिछले क्लास या सभी क्लास में मैं आपको कहते रहता हूँ कि आप लोग सभी प्रकरण का नाम याद रखेंगे, क्योंकि प्रकरणों से भी कभी-कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि एनटीए कैसा भी और किसी भी तरह प्रश्न बना सकता है। रीतिकाल का जो समय है मुख्य रूप से वह कब से कब तक है? तो रीतिकाल का जो समय है वह है 1700 से लेकर 1900 संवत। याद रखिएगा, संवत में समय दिया हुआ, ईस्वी में नहीं दिया। ईस्वी में उसमें घटा देंगे 57 वर्ष, अर्थात 57 वर्ष घटा देंगे तो ये संवत में आ जाएगा। तो संवत 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी, संवत ईस्वी तक रखा गया है। कहा गया है सामान्य परिचय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। रीतिकाल को समझने के लिए आप जब उनके सामान्य परिचय को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस दृष्टिकोण से रीतिकाल को तैयार किया। इन्होंने कह भी दिया है कि हमने जो भी यहाँ के कवियों को लिखा हुआ शिव सिंह सरोज से लिया है। हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। हिंदी काव्य क्या हुआ? अब पूर्ण प्रौढ़ता, यानी कि जब परिपक्व होने लगते हैं उसे प्रौढ़ता कहते हैं। तो प्रौढ़ता की ओर पहुंच गया था। मोहनलाल मिश्र की एक रचना श्रृंगार सागर, श्रृंगार सागर। कर्नेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूप भूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार ग्रंथ संबंधी लिखे। देखिएगा इसमें जो आप मुख्य रूप से जितने भी कवि पाएंगे श्रृंगार के प्रथम कवियों में से, जो भी प्रारंभ में आपको कवि में ज्यादातर रचना है उसका श्रृंगार या रस से संबंधित होता, अलंकार या रस से संबंधित होती है, और वो उनकी जो विषय वस्तु होती है ज्यादातर श्रृंगारता रहती है। जैसे बिहारी पूर्णतः श्रृंगार रस में डूबा हुआ कवि है। तो यहाँ पहला एक रचना मिल गया श्रृंगार सागर। पूछेगा किनकी रचना है तो मोहनलाल मिश्र की रचना है। कर्नेश कवि ने कर्णाभरण, सूरति भूषण और भूप भूषण नामक 3 अलंकार ग्रंथ हैं इनके। कौन से अलंकार से संबंधित? तीनों ग्रंथ हैं। रस निरूपण और अलंकार निरूपण इस प्रकार का सूत्रपात हो जाने पर केशव दास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया है। इस चीज को समझिए कि इन्होंने केशव दास की जो रचना है वह ज्यादातर देखेंगे रस निरूपण या अलंकार निरूपण। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि आप साहित्य शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे साहित्य के जितने भी कवि हैं उन्होंने कुछ ना कुछ रचनाएं की। उन्हीं रचनाओं को आधार बनाकर इन्होंने अपने
अपनी रचनाएं की है, तो उसके लिए उसमें ज़्यादातर जो विषय बन जाता है वो रस प्रधान या अलंकार प्रधान हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पल आचार्य केशव ने ही किया। देखिएगा यह पंक्ति महत्वपूर्ण है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति रीति अब अलंकार रीति जो आप पढ़ेंगे, रीति परंपरा, वही रीति कहा जा रहा है। काव्य रीति की परंपरा समावेश पहले पल आचार्य केशव ने ही किया। केशव दास काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि हैं। एक पंक्ति यहाँ महत्वपूर्ण आ गया, प्रश्न यहाँ से भी बने हैं और कई बार बन चुके हैं और बनने की संभावना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को चमत्कारवादी कवि कहा है। तो किस कवि को कहा है? तो केशव दास को चमत्कारवादी कवि कहा है। केशव दास काव्य में अलंकारों के स्थान प्रधान समझते हैं, यानी कि उन्होंने जो काव्य में अलंकारों का जो स्थान दिया वो सबसे प्रधान इन्होंने दिया है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए। एक चीज महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ क्या आया? रीति ग्रंथों की परंपरा का प्रारंभ कभी, यानी रीतिकाल का आरंभ कहाँ से इन्होंने माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी कवि से माना है। हम माफी चाहेंगे, एक इंफॉर्मेशन हमने आपको पहले गलत दे दिया। हम बार बार आपको कहे थे कि केशव दास को प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था, वो जबकि गलत थी। इन्होंने जो है किसको, चिंतामणि त्रिपाठी को, उसको आप लोग सुधार कर लेंगे। अगर आप लोग नोट्स में कहीं लिखे होंगे तो माफी चाहेंगे हम, उसको आप लोग सुधार कर लेंगे। तो इन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को क्या कहा? रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए, यानी कि चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रथम कवि माना है। चिंतामणि त्रिपाठी के मुख्य रचनाएं कौन कौन से? काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश। यह जो चिंतामणि त्रिपाठी के महत्वपूर्ण रचना है, इसको याद रखिए। काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। एक देखिएगा, इनकी एक क्राइटेरिया होती थी, एक आचार्य की होती थी और एक कवि की। बहुत सारे कवि आचार्य और कवि दोनों कहलाए, अब बहुत सारे ऐसे हुए जो सिर्फ आचार्य कहलाए, अब बहुत सारे ऐसे हुए जो सिर्फ कवि कहलाए। इस सब चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि कौन आचार्य हैं, कौन आचार्य एवं कवि हैं और कौन सिर्फ कवि हैं। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे, उसमें आचार्य का गुण नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी। थोड़ा सा यहाँ कम हो गया, आप लोग समझेंगे उस बात को। रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। अब हम लोग ये देखेंगे कौन सी कमी की ये पूर्ति की बात कर रहे हैं। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी होनी चाहिए थी। इससे उच्च च्युत संस्कृति दोष अर्थात जहाँ कोई शब्द अपने शब्द शुद्ध रूप में नहीं आया हो, अर्थात जहाँ पर व्याकरण की अवहेलना करके शब्द को मनमाने रूप में रख लिया गया, वह च्युत संस्कृत दोष होता है। हमने अब यहाँ से यहाँ तक इस चीज को जब पढ़ेंगे तो च्युत संस्कृत दोष क्या होता है उसको आप लोग समझ जाएंगे। तो वही कहा गया कि उससे उस च्युत संस्कृति दोष का निराकरण होता तो ब्रज भाषा काव्य में थोड़ी बहुत सर्वत्र पाया जाता। इसमें मुख्य रूप से कहा गया कि वो अशुद्धता व्याकरणिक दृष्टि से जब भाषा जब बदल रहे थे धीरे धीरे, आपको पता होगा ज्यादातर रचनाएं भक्ति काल में अवधि या ब्रज भाषा में हुई है। ब्रज भाषा जब परिवर्तित हो रहे थे तो बहुत सारी चीजें जो है व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए तो वो नहीं हो पाए, क्योंकि जो भी ब्रज भाषा है तो वो संस्कृत से बदल करके पाली, प्राकृत, फिर अभ्रंश, फिर अवहट, फिर वो ब्रज ऐसे आए थे, हिंदी की ओर उन्मुख हो रहे थे। तो वो सब चीजें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि रीतिकाल के बाद जब आधुनिक काल पढ़ेंगे वहां आप देखेंगे कि कैसे हिंदी और उर्दू का युद्ध चल रहा था। बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी काव्य रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषण अच्छे कवि थे,
भूषण क्या थे? एक अच्छे कवि थे। जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उसमें उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है, यानी कि दोष रहित है। सदोष माफ करिए, दोष दोष सहित है, ऐसा होना चाहिए था। माने कि कहने का तात्पर्य था या कि उनमें जो भाषाएं जो थी वो सुव्यवस्थित थी, लेकिन बहुत सारे स्थलों पर क्या हुआ, उनका दोष पाया गया है। भाषा की गड़बड़ी का एक कारण ब्रज और अवधि, इन दोनों काव्य भाषाओं का कवि की इच्छा अनुसार सम्मिश्रण भी था। इनका क्या कहना है कि बहुत सारे ऐसे कवि हुए जो अवधि और ब्रज भाषा को मिक्स कर दिए थे। अब कैसे होता मिक्स? जैसे कि एक हिंदी भाषी व्यक्ति कोई है, अब वो कहाँ चला गया, भोजपुरी बोलने वाले एरिया में चले गए, या भोजपुरी फिल्म अक्सर ज्यादातर लोग देखते ही हैं, गाना सुनते ही। अब वो इंसान क्या हुआ कि वो भोजपुरी बोलने का प्रयास कर रहा है। तो अब जो भाषाएं उनको भोजपुरी में उसका, जैसे कि खाना खाने को भोजपुरी में क्या कहते हैं, खाना खाए और खाना खैलू, तो खाए और खैलू, जब इस चीज को वह खैलू नहीं बोल पाएगा, जब वो भाषाएं भोजपुरी नहीं स्पष्ट रूप से बोल पाएंगे, तो वैसी स्थिति में क्या कर लेंगे, वो उस जगह पे हिंदी शब्द को रख देंगे। तो वैसे क्या होगा, भोजपुरी और हिंदी का मिश्रण हो जाएगा, तो वो मुख्य रूप से ना भोजपुरी शुद्धता हो जाएगी और ना ही वह हिंदी शुद्ध रूप से हो पाएगी। तो वही कहा गया है। रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ। अवध यानी अवधी भाषा अवध में ज्यादातर बोला जाता था। अतः इस काल के काव्य की ब्रज भाषा में अवधी का प्रयोग अधिक मिले हैं। दास जी ने दास जी ने अपने काव्य निर्णय, यानी दास जी यहाँ किनको संबोधित किया गया, भिखारी दास को किया गया। अब भिखारी दास की ये जो रचना है काव्य निर्णय, काफी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग याद रखें, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। काव्य निर्णय में काव्य भाषा का भी कुछ दृष्टिपात किया। ब्रज भाषा भाषा रुचि कहे, देखिएगा दोहा मुख्य रूप से जो है यहाँ थोड़ा सा हम कट कर दिए हैं। दोहा दोहा यह है कि ब्रज भाषा रुचि कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत प्रयास्यो पे अति प्रकट जू होए। यह जो है वह दोहा है। रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्व और सवैया ही रहे। देखिए एक प्रश्न यहाँ से पूछ देंगे, रीतिकाल के कवियों का जो है प्रिय छंद कौन कौन सा रहे, तो प्रिय छंद कवित्व और सवैया रहे। इस चीज को आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। पूछ देगा आपसे, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रीति काल में किन दो रसों का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। तो किन दो रसों का वर्णन हुआ है? एक है वीर रस और दूसरा श्रृंगार रस की हुई है। अगला जो पंक्ति आने वाला काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, यानी कि इस काल का एक और नामकरण किस नाम से किया गया, श्रृंगार काल से। और इसकी अनुमति कौन देते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं कहते हैं कि अगर इस विचार से, यानी कि यहाँ वीर और श्रृंगार दो रस रही, लेकिन उन दोनों में से प्रधान रस किसका रहा, तो यहाँ वीर रस का रहा। इसे माफ करिएगा, श्रृंगार रस का रहा। इसलिए कहा जाता है अगर इस काल को कोई अगर श्रृंगार काल कहना चाहता है तो वह कह सकता है। अब हम लोग प्रकरण 2 में चलेंगे। रीति ग्रंथकार कवि। अब इन्होंने क्या किया है कि जब आप अब आदिकाल पढ़ रहे होंगे, जब इनकी प्रस्तावना पढ़े होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक को, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि मुझे वैसा कोई विशेष कारण या स्थिति या प्रयोजन नहीं नजर आया जिसके कारण मैं रीति काल को और भागों में बांट सकूं। मुझे अगर भविष्य में ऐसा कुछ दिखता है तो मैं प्रयास करूंगा बांटने का, क्योंकि वह यहाँ कहा थे, यहाँ मैं कवियों के बारे में बताना आया हूं, ना कि कवि कीर्तन करने आया हूं। पहला कवि है चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी मोस्ट इंपॉर्टेंट, VVVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चिंतामणि त्रिपाठी, ये तिकवापुर कहाँ पड़ता है? जिला कानपुर में पड़ता है।
के रहने वाले थे। और इनके जो थे कौन थे, ये 4 भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी के विषय में कहा गया। देखिए, चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रथम कवि माना है और इनके विषय में कहा है कि ये 4 भाई थे। पहला भाई का नाम कौन था? पहले स्वयं चिंतामणि थे, दूसरा नाम भूषण था, तीसरा मतीराम और चौथा जटाशंकर। और ये चारों के चारे कवि थे। इन जब आगे आप पढ़ेंगे तो चारों कवियों का विषय वस्तु आपको देखने मिलेगा, जिसमें से प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य के बहुत यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। चिंतामणि त्रिपाठी के नाम के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी था। आपको पता होगा चिंतामणि, भूषण और मतीराम ये रीतिकाल के बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं। और यह तीनों क्या हैं? यह मुख्य रूप से 4 हैं, चारों भाई हैं। चिंतामणि का जन्म काल संवत 1666 के लगभग और कविता काल इनका जो संवत 1700 के आसपास ठहरता है। इनका कवि कुल कल्पतरु, इनका जो चिंतामणि त्रिपाठी की एक रचना है कवि कुल कल्पतरु नामक ग्रंथ संवत 1707 का लिखा हुआ है। कवि कुल कल्पतरु, यह देखिएगा, जो कवि बहुत ऐसे रीतिकाल में तो करीब 100 से 150 कवियों का आप वर्णन देखेंगे, लेकिन जिस कवि को हम कहेंगे इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न वहां से बन ही जाते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप सिर्फ नेट की तैयारी को ध्यान में ना रखते हुए भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद जब आप कॉलेज में पढ़ाने जाएंगे, वहां भी इन सब चीजों को आप बहुत काम आपके आएंगे, इसलिए हर एक बिंदु को आप ध्यान से देखेंगे। इनकी रचना कौन है? कवि कुल कल्पतरु है। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज ने लिखा है। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है, चिंतामणि त्रिपाठी के विषय में क्या लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर, जो आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, ड्रैगन पैलेस नागपुर, नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे, उनके यहाँ ये रहे। और उन्हीं के नाम पर छंद विचार एक रचना है चिंतामणि त्रिपाठी का छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। क्या कहा गया है कि इनके पुस्तकालय में कौन 5 सी पुस्तकें हैं, हम लोग पुनः देखेंगे। पहला हम लोगों ने देखा छंद विचार, छंद विचार के बाद देखे हमने काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ जो है उनके पुस्तकालय में मौजूद है। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। पूछ देगा कि रीतिकाल के किस कवि ने अपना नाम मणिमाल भी अपने ग्रंथ में कहा है, तो किन्होंने? चिंतामणि त्रिपाठी ने। इनकी भाषा ललित और अनुप्रास होती थी। इनकी भाषा कैसी होती थी? ललित और अनुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। अगला है महाराजा जसवंत सिंह। इनसे भी 1-2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इनकी रचनाएं पूछी जा चुकी है। ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे। ये कहाँ के प्रसिद्ध महाराज थे? मारवाड़ के, जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंद नरेश थे, जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। यानी कि 1700 के आसपास की बात, ये इनका जो समय रहा होगा 1700 के आसपास, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1683 संवत कब हुआ था? 1683 में हुआ था। महाराजा गज सिंह के ये दूसरे पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था? महाराजा गज सिंह। और ये गज सिंह के केवें नंबर के पुत्र थे? तो दूसरे पुत्र थे। इनकी मृत्यु के उपरांत संवत 1695 में गद्दी पर बैठे। यानी गज सिंह की मृत्यु के पश्चात कब ये बैठे? 1695 में। 1695 में ये गद्दी पर बैठे। जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और
तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। यानी कि कुल मिला के इनको कहा जाए कि इनको साहित्य में काफ़ी रुचि थी और ये साहित्य में कई पुस्तकों की रचनाएँ भी किए हुए हैं। औरंगज़ेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहाँ से शाइस्ता खां के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। अंत में ये क्या कहा जाता है कि अंत में अफ़गानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहाँ संवत 1745 में इनका परलोकवास हो गया। तो इनको जब काबुल भेजा गया था, काबुल में यानी 1745 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी भाषा भूषण एक रचना इनकी है, भाषा भूषण, इसको याद रखिएगा। भाषा भूषण ग्रंथ, भाषा भूषण कई बार पूछा भी गया है, मिलान में अक्सर पूछा जाता है। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा, कवि के रूप में नहीं। देखिएगा, यह कोटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनकी एक-एक पंक्ति, एक-एक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सिर्फ़ कहें आपको, आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ प्रश्न पूछ दिया था भाषा भूषण की रचनाओं की विशेषताएँ कैसी है? उस विशेषताओं को आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो यह क्या अलंकारों का एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा, कवि के रूप में नहीं। रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे। क्या होता है, रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ, एक नाम याद रखिएगा, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे। उन्होंने कविता करने का उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे। नौ कवि विषय, नौ की क्या कह रहा है, नौ की कवि, नौ की विषय की प्रतिपादन की दृष्टि से, पर महाराज जसवंत सिंह इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए और कवि की हैसियत से नहीं। क्या हुआ कि आचार्य जसवंत सिंह जो है वो आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य में आए थे, नौ की कवि की हैसियत से। एक रचना और उनका है भारत भूषण। जसवंत सिंह की एक और रचना कौन है, भारत भूषण। भारत भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो तत्व ज्ञान संबंधी है, जैसे अपरोक्षा सिद्धांत, अनुभव प्रकाश। इनकी कौन कौन सी रचना है, एक रचना है, इनको जो तत्व ज्ञान संबंधी जो रचनाएं की थी उनमें से पहला ग्रंथ है अप्रोच सिद्धांत और अनुभव प्रकाश। एक रचना इनका आनंद विलास भी है, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार, ये दोनों याद रखिए, ये वो अक्सर पूछे गए हैं, यानी कि दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रबोध, चंद्रोदय, यह भी नाटक याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक, ये सब ग्रंथ भी पद में ही है। ये आचार्य या शिक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं। भारत भूषण पर पीछे तीन टीकाएं रची गई। अलंकार रत्नाकर नाम की टीका, जिसे वंशीधर ने संवत 1792 बनाया था। दूसरी टीका प्रताप सिंह की और तीसरी टीका गुलाब कवि भूषण चंद्रिका के नाम से किया है। भारत भूषण पर यह जो भाषा भूषण जो है, इन पे 3 टीकाएं लिखी गई। पहला जो अलंकार रत्नाकर नाम की टीका है, पहला किस नाम से, अलंकार रत्नाकर के नाम से टीका, जिसे किसने रचा था, वंशीधर ने 1792 में रचा था। दूसरा है जो प्रताप सिंह की, और दूसरी टीका किनकी है, प्रताप सिंह की, और तीसरी टीका है गुलाब कवि की, और उस पुस्तक का नाम इसने भूषण चंद्रिका नाम से किया था। अगला है बिहारी, इन पे आप इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, आप इनको वेरी 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 इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि बिहारी लाल अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनकी मात्र इन्होंने एक रचनाएं की थी, बिहारी सतसई, जिसमें कहीं 700 कहीं 712 दोहे आपको मिलेंगे, और वही जो है इनकी इतनी प्रसिद्धि मिली कि ये काफ़ी प्रसिद्ध कवि हो गए और रीतिमुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि भी ये कहे जाते हैं।
और इनकी एकक कवि जो है, एकक दोहे जो हैं वो 712 दोहों का जो संकलन इनका बिहारी सतसई, जिन पे कई टीकाएँ भी लिखी गई, जिसमें लाल चंद्रिका टीकाएँ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इनके विषय में कहा जाता है कि गागर में सागर भरने वाले ये एक कवि थे। ये माथुर, देखिएगा मथुरा में रहने वाले अधिकतर लोग माथुरा कहलाते थे, माथुरा। तो ये माथुरा चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। इनका संवत 1660 इसको याद रखिएगा, क्योंकि क्रम में पूछे जा सकते हैं, अक्सर आप पूछे भी गए हैं। कहीं-कहीं आपको इनका शायद 1660, आप इसको याद रखिएगा। इनकी बाल्य अवस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुण अवस्था जब ये थोड़ा जवान होने लगे, युवा होने लगे, तो इनकी अवस्था अपने ससुराल मथुरा आ रहे हैं। मथुरा में आके बस गए थे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयशाह महाराजा जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। किनके दरबार में रहा करते थे? जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जयसिंह जब नवविवाहित रानी से जब जिनके उनकी विवाह हुई थी, राजकुमारी से, नव रजस्वला की अवस्था भी नहीं उनकी हुई थी, तभी उनका विवाह हो गया था जयसिंह से। वह 12, 13, 14 साल के लगभग इसी उम्र की एक कन्या से इनकी विवाह हुई थी। और कहा जाता है उस कन्या के प्रेम में वे इतना डूब गए थे, केली भवन से निकलते नहीं थे, अंतःपुर से निकलते नहीं थे। जब दुश्मनों का आक्रमण हो गया था तो बहुत जो कि वहाँ के मंत्री लोग थे, जो भी सेनापति सब थे, काफी परेशान हो गए थे कि अपने राज्य की रक्षा कैसे करें, राजा अंतःपुर से निकल नहीं रहे हैं। तब यह बात जब बिहारी को पता चला तो बिहारी ने एक दोहा लिख करके महाराजा जसवंत सिंह को कैली भवन से बाहर लाए थे और फिर वह बाहर चले गए और वहां से फिर अपने साम्राज्य को छोड़ के भाग गए। पुनः फिर अपने सैनिकों के साथ उन्होंने आक्रमण किया और फिर अपने साम्राज्य पे पुनः अधिकार किया था। जो उन्होंने दोहा लिखा था वो काफी महत्वपूर्ण बिहारी का है। उस दोहा का हम लोग समझेंगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहे काल अली कली सो बिंध्या आगे कौन हवा। कहा जाता है कि जैसे कि अभी फूल है, मतलब अभी कली है, वो खिला भी नहीं है और उस कली पे ही आप इतने भंवरे की तरह मंडरा गए हैं और ना ही उसका भी विकास हुआ इस काल में। जब उनका बहुत विकास हो जाएगा, जब वो खिल जाएंगी, तब आपका हालात कैसा होगा। इस दोहे का मुख्य रूप से यही तात्पर्य होता है। कहा जाता कि 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? इनकी मात्र एक रचना है, बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई को हुआ, उतना किसी कवि को नहीं। इनका एकक दोहा हिंदी साहित्य में एकक रत्न माना जाता है। देखिएगा, एक ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। कोटेशन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, श्रृंगार रस के ग्रंथ में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई को हुआ, उतना किसी अन्य कवि को नहीं। बिहारी सतसई जगह पे आपको दे दिया जाएगा कोई रचना, तो आपसे पूछा जाएगा किस रचना के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कहा है। तो किनके विषय में कहा? बिहारी सतसई के विषय में कहा है। अगला है कि कुछ प्रसिद्ध टीकाएं, कृष्ण कवि की टीकाएं जो कवित्वों में है। हरिप्रकाश की टीकाएं, लल्लूलाल जी की लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सूरती मिश्र की टीका। सूरती मिश्र की जो टीका है वो अमर चंद्रिका नाम से है। तो इन पे कुछ प्रसिद्ध टीकाएं लिखी गई, जैसे कृष्ण कवि की टीका जो कवित्वों में, कृष्ण कवि जो इनका बिहारी सतसई पे जो इन्होंने टीका लिखा है, किन्होंने? कृष्ण कवि ने। वह किस भाषा में है? तो वो कवित्व में रचनाएं की गई है। हरिप्रकाश की जो टीका है, हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल की जो टीका है वो लाल चंद्रिका, और सरदार कवि ने भी एक टीका लिखी और सूरती मिश्र ने भी लिखी। सूरती मिश्र की जो टीका है वो अमर चंद्रिका है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहे का संस्कृत अनुवाद किया। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया। यहाँ तक कि उर्दू से रो में भी एक अनुवाद
थोड़े दिन बुंदेलखंड के मुंशी देव प्रसाद प्रतिम ने लिखा है। जो बिहारी सतसई है उनका जो है श्रृंगार सप्तशती के नाम से संस्कृत में अनुवाद हुआ, और एक और रचना जो उर्दू में अनुवाद हुआ तो किन्होंने किया था, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने किया था। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रज भाषा का प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। तो बिहारी सतसई का जो है मुख्य रूप से मार्मिक टीका, मतलब इनकी जो साहित्य क्या कह सकते हैं, बिहारी सतसई का जो सबसे प्रामाणिक और उनका जो संस्करण संपादन किया था वो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर आपको बिहारी के दोहों को समझना होगा, जैसे नेट में जो कविताएं लगी है उसमें से बिहारी सतसई की भी रचना है, और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की पुस्तक, उनकी व्याख्या बहुत अच्छी है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह वाली पंक्ति आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। यह पंक्ति कई बार पूछा गया है और बच्चे अक्सर, हमारे मित्र जो है वो गलत करके आ जाते हैं। यह कोटेशन जो है किनके विषय में कहा गया है, तो बिहारी सतसई के विषय में कहा गया। किन्होंने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। अगला है, अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होंगे। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह भी कोटेशन महत्वपूर्ण है और यह भी पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको भी और इसको भी। क्या कहा गया, अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होंगे। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, अर्थात विद्यमान थी। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से संभव हुआ है। बिहारी के बहुत से दोहे आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इस बात को पंडित पद्म सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है, इसको भी याद रखिएगा। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। अगला कवि है मंडन। मंडन को बस आप लोग ध्यान से देख लेंगे, यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। ये जेतपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे और संवत 1716 में राजा मंगल सिंह के दरबार में वर्तमान थे। इनकी जो रचना है, देखिए मैं जिस कवि को कहता हूँ बस आप लोग देख लीजिएगा, तो उसको बस ध्यान से सुनिएगा। अगर प्रश्न वहां से कभी कभी पूछते हैं तो आप उस चीज को तुक्का में भी सही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को सुने हुए रहेंगे, तभी ये संभव हो सकेगा। क्योंकि अगला परीक्षागामी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ से प्रश्न बन जाए। तो ये जो है इनकी रचना है, रस रत्नावली, रस विलास, जानकी पंच पचीसी, जनक पचीसी, जानकी जू को व्याह, नैन पचासा। प्रथम दो ग्रंथ जो है इनके रस निरूपण पर है। जेई जेई सुखद दुखद अब ते ते कवि मंडन, बिछुरत जदुपति, यह पद भी इनका मिलता है। क्या है? जय जय सुखद दुखद अब ते ते कवि मंडन, बिछुरत जदुपति। यह पंक्ति पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। मतीराम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए क्योंकि प्रश्न यहां से बनते ही बनते हैं। ये रीतिकाल के मुख्य कवियों में है और चिंतामणि तथा भूषण के भाई की परंपरा में प्रसिद्ध है। मतीराम लोग 4 भाई थे और रत्नाकर इनके पिताजी थे, तो इनके पिताजी के 4 पुत्र में से एक मतीराम है। ये तिकवापुर जिला कानपुर में संवत 1774 के लगभग उत्पन्न हुए। ये बूंदी के महाराजा भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रय में अपना ललित ललाम, एक रचना है ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ 1716 से लेकर 1745 के बीच किसी समय बनाया। इनका छंदसार, एक और रचना छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। इस चीज को याद रखिएगा। सबसे पहले आप याद रखें इनकी 2 रचना है, एक ललित ललाम और दूसरा छंदसार।
ललित लालाम किनके आश्रय में रह करके लिखे थे? महाराजा भाव सिंह के यहाँ रह करके ये लिखे थे। और कब? 1716 से 1745 से बीच की रचना इनकी है। अगला है छंदसार। छंदसार किनको यह समर्पित करते हैं? तो महाराजा शंभूनाथ सोलंकी को समर्पित करते हैं। इस सबको याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है। इनका सबसे प्रिय ग्रंथ रसराज है और रसराज कई बार पूछा जा चुका है। और इनका जो अन्य ग्रंथ है साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार। बिहारी सतसई के ढंग पर इन्होंने एक मतीराम सतसई भी बनाई जो हिंदी पुस्तकों की खोज में मिली है। इसके दोहे सरसता में बिहारी के दोहे के समान ही है। मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है, न कि उसमें भावों की कृत्रिमता है, न भाषा की। भाषा शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है। इनका सच्चा कवि हृदय था। ये इसको याद रखिएगा, पूछ देगा किनके विषय में कहा गया कि इनको सच्चा कवि हृदय मिला है? तो किनको? मतीराम को सच्चा कवि हृदय मिला है। यह बात कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। रसराज और ललित लाला मतीराम के दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इसमें पहला जो रचना वो रस के आधार पर और दूसरा रचना अलंकार की शिक्षा, इनका उपयोग बराबर होता चला आ रहा था। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। अगला भूषण है, इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। वीर रस के ये प्रसिद्ध कवि, देखिएगा इसमें भूषण में सबसे अति प्रमुख रस जो प्रसिद्धि है इनको, वह वीर रस का है। वीर रस के ये प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। इनका जन्म काल संवत 1670, संवत कितना? 1670 है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो एक चित्रकूट के राजा कोई सोलंकी थे, उन्होंने ही इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। अंत में इनके मन के अनुकूल आश्रयदाता जो इनके वीर काव्य के नायक हुए वह छत्रपति शिवाजी महाराज मिले। यानी कि कहा जाता है कि रीतिकाल की जो मुख्य रचनाएं हुआ करती थी वो ज्यादातर श्रृंगार प्रधान रचनाएं हुआ करती थी और यह खुल के आलोचना करते थे। अगर किसी कवि के विषय में, राजा के या किन्हीं के विषय में लिखना, ये खुल के लिखते थे। लेकिन रीतिकाल में ज्यादातर रचनाएं देखेंगे वो आश्रयदाता कवि हुए और आश्रयदाता कवियों को इस सब चीजों का ध्यान रखना चाहते, वे वैसी ही रचनाएं करते थे जिससे महाराज या आश्रय राजा जो हुआ करते थे वह खुश हो और खुश होकर को उन्हें असरफियां दिया करे। लेकिन भूषण ऐसे कवि नहीं थे। भूषण वीर रस के कवि थे, उन्होंने वीरता का वर्णन करते थे और जो सच्चाई थी उन्होंने वीर रस जिसमें प्रधान हो वैसे राजा की यह तलाश में अक्सर किया करते थे, जिसमें से इनको महाराजा छत्रपति शिवाजी मिले थे। और अगला कहा जाता है कि पन्ना के महाराजा छत्रसाल के यहाँ भी इनका बड़ा मान हुआ। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। यह पंक्ति याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। यह पंक्ति किनका है? तो यह पंक्ति भूषण का है। यह पंक्ति इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि महाराज छत्रसाल ने इनकी डोली जो हुआ करती थी, इनको जो पालकी हुआ करता था, उनको उन्होंने कंधे लगाए थे। इनका परलोकवास संवत 1772 ईस्वी में माना जाता है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन में कोई कवियों की झूठी खुशामदी नहीं कह सकता। देखिएगा इसमें क्या कहा, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों का कोई कवियों की झूठी खुशामदी नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण के विषय में कहा गया ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं।
इनका शिवराज भूषण, इनकी क्या रचना है? शिवराज भूषण और शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये ग्रंथ ही मिलते हैं। इनकी 3 रचनाएं कौन-कौन सी मिल गई? शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, ये इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, बस ध्यान में रखिएगा। भूषण वीर रस के ही कवि थे। भूषण क्या थे? मुख्य रूप से वीर रस के ही कवि थे। रीतिकाल के कवि रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया, पर रीति ग्रंथ की दृष्टि से अलंकार निरूपण के विचार से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता है। कुलपति मिश्र को आप याद रखिए, इनकी रचनाओं को आप याद रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है इनमें। मुख्य रूप से रचना 1-2 रचना पूछ दिया जाता है मिलान में। ये आगरा के रहने वाले माथुरा चौबे थे और महाकवि बिहारी के भांजे कह प्रसिद्ध हैं। क्या है? भांजे प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपति मिश्र कुलपति मिश्र जी जयपुर के महाराजा जय सिंह बिहारी के आश्रयदाता के पुत्र महाराजा राम सिंह के दरबार में रहते थे। यानी कि बिहारी के जो आश्रयदाता थे महाराजा जय सिंह, उन्हीं के पुत्र जो राम सिंह थे, उन्हीं के दरबार में कुलपति मिश्र रहा करते थे। इनका रस रहस्य एक रचना है जो आप याद रखिएगा, एक द्रोण पर्व, ये दोनों रचनाएं याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। द्रोण पर्व का समय कब है? संवत 1737। युक्ति तरंगनी, नक्सिक संग्राम सार और रस 1724, इनकी जो ये रचनाएं हैं। रीतिकाल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनका रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है। इनका ये वाली पंक्ति याद रखिए कि रस रहस्य जो है मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है। ये ब्रजमंडल के निवासी थे। ये ब्रजमंडल के क्या थे? निवासी थे। अतः इनको ब्रज की चलती भाषा पर अच्छा अधिकार होना ही चाहिए। अगला है सुखदेव मिश्र, दौलतपुर जिला रायबरेली में इनके वंशज अब तक हैं। इसी ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका एक अच्छा जीवन वृत्त सरस्वती पत्रिका में लिखा था। यानी कि कहा जाए कि सुखदेव मिश्र के गांव के ही कौन थे? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग रखा गया है। एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये जो हुए वह अब बहुत बाद में हुए, और महावीर प्रसाद द्विवेदी कब हुए? यह द्विवेदी युग के प्रतिनिधि थे। द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पर उन पर रखा गया, यानी कि द्विवेदी युग के कवि थे। और इनका एक अच्छा जीवन में सरस्वती पत्रिका में, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लेकर के 1920 तक जो 17 वर्ष तक सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे। सुखदेव मिश्र का जन्म स्थल कपिला था, जिसका वर्णन इन्होंने अपने वृत्त विचार में किया है। इनके 7 ग्रंथ अब तक पता चला। इनके कुल कितने? 7 ग्रंथों का अब तक पता चला है। कौन कौन से? वृत्त विचार संवत 1728, छंद विचार फाजिल अली प्रकाश, रसावर्ण श्रृंगारलता, अध्यात्म प्रकाश दशरथ राय। अध्यात्म प्रकाश में कवि ने ब्रह्म ज्ञान संबंधी बातें कही गई है। जिला फतेहपुर के राजा भगवत राय खींची तथा डोडिया खेरे के राव मर्दन सिंह के यहाँ रहे। कुछ दिनों तक ये औरंगजेब के मंत्री फाजिल अली शाह के यहाँ रहे। अतः अंत में ये मुरार मऊ के राजा देवी सिंह के यहाँ रह गए, जिनके बहुत आग्रह पर ये सकुटुंब दौलत के यहाँ जा बसे। राजा राज सिंह गौड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। अभी तक में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही दिखा, इनको कविराज की उपाधि किन्होंने? राजा राज सिंह ने इन्हें राजकवि की उपाधि दी थी। वास्तव में ये बहुत प्रौढ़ कवि थे और आचार्यत्व भी इनमें पूरा था। फाजिल अली प्रकाश और रसार्णव दोनों में श्रृंगार रस के उदाहरण बहुत ही सुंदर हैं। कालिदास त्रिवेदी
कालिदास त्रिवेदी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज का क्लास जो यहीं समाप्त होता है। क्लास समाप्त करने से पहले मैं आप लोग को जानकारी दे दूँ, महत्वपूर्ण जो हमारे लिए हो जाता है। मिशन जेआरएफ हिंदी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँगे। अगर फिर यहाँ जो है दिन भर में 2 से 3 बार क्विज़ होते हैं, मिक्स क्विज़, टॉपिक बाय टॉपिक क्विज़, यूनिट बाय यूनिट किया जाता है। क्यूज़ के जो भी प्रश्न होते हैं वो परीक्षा दृष्टिकोण से तैयार किए जाते हैं। अगर तब भी आप हमसे नहीं जुड़ पाते हैं, तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 7643007052 7643007052 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ दूँगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। जय हिंद।